Hi everyone, welcome to Success Cities. This is your educator Shrishti, and we are going to do the last chapter for economics today, which is chapter 4 as a part of your syllabus. इसके अलावा consumer rights were also one chapter, but they are not a part of your new syllabus that we have for this year on account of the schedule being changed because of COVID. So, this is the last chapter we are looking at, and it's a very, very important and a very interesting chapter. इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने को नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं है. Only with regard to WTO, you will have to understand a few things. Apart from that, you will be able to relate to whatever is happening in our day-to-day lives. So we are going to talk about the phenomenon which is globalization, and we are going to talk about its relation with the Indian economy. तो ये globalization क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, हाउ डिड इट कम अबाउट, क्या हम लोग शुरू से एक ओपन इकोनॉमी थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ क्लोज्ड इकोनॉमी, एंड इंडियन इकोनॉमी कैसे एक्सपैंड की. आज आप क्या सारी चीज़ों को देख सकते हो जिससे आपको ये पता लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डी कोड. प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड लेट अस सी व्हाट इज द बेस्ट वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस चैप्टर. Before moving forward, a very very important note for all you guys. Class 10 के lesson explanations, video lessons, MCQ links, ये सारी चीज़ें हम लोग no cost पे provide करते हैं students को. You will find the relevant links in the description box, guys. They are compiled in a PDF format ताकि it is easy for you to learn and practice. So please go there. Please visit examsuccess.successcds.net for more such description. एंड इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करके यू कैन यूज़ इट एज पर योर usage. All right, so see, what is this globalization? The first thing, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोइंग ग्लोबल, जैसा कि आपको नेम में ही दिख रहा है. एंड ग्लोबल इज समथिंग दैट इज़ वर्ल्ड वाइड, राइट. इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड. सो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इकोनॉमी को या फिर आप और किसी भी चीज़ को ओपन अप कर दे रहे हो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब यू आर गोइंग ग्लोबल. नाउ वट एवर प्रोडक्शन, वट एवर परचेजिंग, वट एवर सेलिंग you are going to do, it is not going to be limited within one territory. It is going to be open for the world. All right, also you are allowing the sell of goods from foreign countries to India, एंड इन रिटर्न आप इंडिया से भी कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि सेल कर दोगे फॉरेन कंट्रीज़ में. सो इट्स बोथ वेज. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स जो हम लोग देखते हैं, दे आर ऑल द फिनोमिनन और अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. एंड ग्लोबलाइजेशन क्या सिर्फ गुड्स के होते हैं? नो, डेफिनेटली नॉट. सर्विसेज की भी होती हैं. आप बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स को देखोगे जो कि इंडिया से बाहर जा करके काम कर रहे हैं. यू विल सी अ लॉट ऑफ अदर एमएनसीज हायरिंग वेरी वेरी गुड ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट्स फ्रॉम अब्रॉड हु आर करेंटली वर्किंग इन इंडिया. वी हैव ऑल हर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएनसीज. आज भी जब हम लोग पढ़ते हैं, वी ऑल डिज़ायर टू बिकम समथिंग एंड जॉइन दी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस. नाउ व्हाट आर दिस मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस? दिस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ गोइंग ग्लोबल. क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि हमारी नेशनैलिटी को नहीं बिलोंग करती बट बाहर से इंडिया में आई हैं. दिस इज़ ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग लेस रेंट टू पे इन अकाउंट ऑफ लैंड और हैविंग लेस सैलरी टू गिव आउट. कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है इनके लिए क्योंकि यहाँ पे इनको वही सारे रिसोर्सेज कम रेट्स में मिल जाते हैं. सो दे सेट अप देयर ऑफिसेज हियर. बट दिस इज़ ऑल कम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन सी वो सारी फैक्टर्स हैं जो कि ये मेजर चेंजेस को फॉलो अप दे रही हैं. एंड ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये लाइव्स ऑफ द पीपल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 1990 के पहले जाएं तो हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी. क्यों रखा था हमने? क्योंकि पार्टीशन के बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी. सो इन ऑर्डर टू गेट बैक इन टू द मार्केट, द गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड local kind of employment. It had to boost up its local industries. But after having a balance of payments crisis, ये एक हिस्ट्री बैकग्राउंड में आपको दे रही हूँ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कि भाई कैसे ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए. तो 1991 में क्या हुआ, हमने अपनी इकोनॉमी को
को ओपन अप कर दी। क्यों? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, BOP क्राइसिस। व्हाट इज दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस? कि हमें वर्ल्ड को बहुत सारे रुपए देने थे, बट वी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फिनेंसेस, वी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स विच वर गेटिंग अस द फॉरेन करेंसी इन द सेम मैनर हाउ वी हैड टू गिव आउट द फॉरेन करेंसी। तो अब क्या हुआ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बोला कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगे तभी हम आपको कुछ ज़्यादा रकम का लोन देंगे, बिकॉज ओनली व्हेन यू ओपन योर इकोनॉमी आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपैंड करेंगी। अगर आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहते हो और वो लोग आपको लोन दे देते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज आप विद इन द टेरिटरी इतनी अर्निंग नहीं कर पाओगे। सो दिस वॉज द कंडीशन, एंड यहाँ से फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, विच इज़ लिबरलाइज करना पड़ेगा। हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी मूव किया, बिकॉज गवर्नमेंट का रोल अब हमें कम चाहिए था, and we needed more of competitive industries, and we also went for G, which is globalization, opening up our economy to the rest of the world, not putting any barriers to the economic trade. So this is what we are going to study about, one phenomenon of it, which is globalization, better known as LPG reforms, which were brought about in 1991 by India. Now before we go forward, I'll tell you the name of some MNCs. So one is Apple. It was started by Steve Jobs. We all know it today. We use a lot of its products. You see it in many households. So it was started by Steve Jobs and his friends in 1976. It is an American MNC and it's a household name for many of the countries. So it's a multinational corporation. ये लोग अपनी चीज़ों को असेंबल करते हैं चाइना में, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज उस तरीके के कम, मतलब उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज होती है। ऑफिसेज एंड एम्प्लॉयमेंट ये लोग इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन is English speaking, so this kind of benefits they get, and then they make the profit and they earn it in their home country. Coca-Cola, it established in the year 1886 by Briggs Candler. Thums Up, Fanta, Maaza are few beverages brought out by this famous company, which is Candler in India. So these are all your MNCs that have come here. Now what are we going to study? Every season new models of automobiles can be seen on Indian roads. तो हम लोग एक सेक्टर को पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन तो हर सेक्टर में आ गई है। इवन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स आपको देखने को मिलेंगे विच आर ऑफ फॉरेन ब्रांड्स, मैक हो गई, हुडा ब्यूटी हो गई, राइट? सो एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबिल्स ऑल्सो कैन बी सीन। गॉन आर द डेज जब सिर्फ एम्बेसडर और फियाट दिखती थी इंडियन रोड्स पे। टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो इन दिस वे यू आर सीइंग दैट कंज्यूमर चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा होम कंट्री में, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम अब्रॉड। सो द स्कोप ऑफ कंज्यूमर चॉइस हैज़ बीन एक्सपैंडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये एक एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन की। बट अगेन व्हेन वी कम टू द डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज हो सकती है कि बिकॉज ऑफ हैविंग फॉरेन चॉइसेस द डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स हैज़ गॉन लो एंड दिस हैज़ लेड टू डाइंग आउट ऑफ मैनी इंडियन इंडस्ट्रीज। सो इसकी वजह से बहुत लोग अनएम्प्लॉय भी हो गए हैं। ऑल्दो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एमएनसीज, बट वो अच्छी सेक्शन को प्रोवाइड करती है, नॉट टू द अनएजुकेटेड सेक्शन। सो उस तरीके से हम लोग की जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी डाई आउट हो जाती हैं। सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स, जैसे कि शर्ट्स टू टेलीविजन्स टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस। तो हमें हर सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगे हैं। दिस आर अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मिड 20th सेंचुरी में क्या हुआ करता था कि प्रोडक्शन जो होती थी वो विद इन एक कंट्री ऑर्गेनाइज की जाती थी, लेकिन रॉ मटेरियल, फूड स्टफ्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ये सारी कंट्रीज को क्रॉस करते थे। ट्रेड वाज द मेन चैनल टू कनेक्ट डिस्टेंट बाउंड्रीज। एमएनसीज अब इसके बाद एमर्ज करने लग गई। दे आर द कंपनीज दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने एप्पल की बात की, हो सकता है ये लोग अपने गुड्स को असेंबल करें चाइना में, हो सकता है ये लोग अपनी फंक्शनिंग एंड कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करें इंडिया से, ठीक है, एंड हो सकता है ये लोग अपनी मार्केटिंग सर्विसेज यूरोप में सबसे ज़्यादा फॉलो अप करें। सो दिस इज़ हाउ, एंड दे आर बेस्ड आउट ऑफ यूएस suppose. So this is how they are going to basically locate their production in more than one nation, and that is why they are known as multi-nation companies or multinational corporations or companies.
It set up offices and factories for production where they can get cheap labor and other resources. इससे क्या होता है, इनकी प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई हो जाती है क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आज ये लोग यूएसए में ही ऑफिस रखेंगे और यहीं की मैन पावर को भी हायर करेंगे. तो दे माइट हैव अ कॉस्टिंग ऑफ 25 crore सपोज for the entire year. But now if they try to expand, चाइना में कुछ कर लिया, इंडिया में जो बेनिफिशियल है वो कर लिया, मार्केटिंग कहीं और कर ली, या फिर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है वो कहीं और असेंबल कर लिए, तो दे माइट रैप इट अप एट 15 crore. So what is happening is that this 10 crore savings is being their increased profit that they are getting on account of using the global services or using the advantages of globalization. These goods and services, they are produced globally and they are also sold globally. Nestle जो एक कंपनी है, it is a Switzerland based food company that introduced in India in the year 1912. Now we know Nestle as selling some of the hot selling products such as Nescafe, Maggi, Nestle Milk, Kit Kat, Barone, Milky Bar, etc. Bar One, sorry. So these are all the products that we have from Nestle. Previously, it was a foreign company, but now you also have a company which is Nestle India, which also caters to the dairy segment. So, this is how they move beyond their territories in order to enlarge the scope of their profit. Is everything all right till here? Now we will come to production across countries. A multinational company generally has offices or factories in different countries and a centralized head office where they coordinate global management. तो ये लोग अपनी local offices कई जगह पे रख देते हैं, but एक जो main branch होता है, जो centralization की बात हम लोग कर रहे हैं, although this is an example of decentralization, क्योंकि एक central head को रख के बाकी सारी चीज़ें हमने एक्चुअली स्प्रेड कर दी, लेकिन ये जो सेंट्रल कंट्रोल है दैट रिमेन्स विथ वन ऑफ द मेजर ऑफिसेज और द मेन ब्रांच दैट इज देयर. यहाँ से ये लोग अपने सारे ऑफिसेज को ग्लोबली मैनेज कर लेते हैं. Result is equal to production is organized in increasingly complex ways. Production is divided in small parts across the globe to gain advantage for their closeness to the markets and can be easily produced there. जैसा कि मैंने आपको बताया, based on whatever profits are available in whichever country, based on that they set up their location and their operations. So यहाँ पे आप देख सक रहे हो, you are seeing that this is located at various places. So why? Because keeping the local factors in mind. कहीं पे रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे होंगे, कहीं पे लेबर सस्ता मिल रहा होगा, कहीं पे टैक्स पॉलिसीज़ अच्छी मिल रही होंगी और कहीं पे मार्केटिंग ऑफ गुड्स अच्छी हो रही होगी. सो ये सारी फैक्टर्स को कंसिडर करके ये लोग अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर देते हैं बियॉन्ड देयर ओन टेरिटरीज एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज गोइंग मल्टीनेशनल. As a result, production is organized in increasingly complex ways. It is divided into small parts and it is spread out across the globe. They set up offices and factories for production in regions where they can get cheap labor as mentioned, ताकि यहाँ पे cost of production low हो जाए और इनकी profits maximize हो जाए. Now there are various formats in which they can work. Either they can set up a holding company जहाँ पे सारा control इनके पास ही हो. Either they can enter into a subsidiary company जहाँ पे ये लोग मेन ब्रांच हो एंड कोई एक इंडियन कंपनी हो जो इनकी सब्सिडरी हो, या फिर ये लोग जॉइंट वेंचर फॉर्मेट में भी सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे ये लोग लोकल कंपनीज़ की हेल्प ले करके अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को जॉइंटली टेक अहेड करते हैं. एंड दिस आर सम ऑफ द वेज इन विच दे बेसिकली स्टार्ट देयर ऑपरेशंस. मोस्ट कॉमन राउट फॉर एमएनसी क्या होते हैं? सो मोस्ट कॉमन इज़ to buy up local companies and then to expand production. So mostly ये लोग क्या करते हैं, for example dairy sector में किसी कंपनी को आना है. Okay, so tomorrow what it will do, Amul is a very very big name in India. So if there is any good company from abroad that wants to come and eat up the dairy sector for India, it will come and eat up Amul, or maybe it will form a JV with Amul, or maybe it will totally buy Amul at a certain price and then start its operations here. So इनके पास बहुत ज़्यादा wealth होती है, इसीलिए ये लोग बहुत अच्छी अच्छी companies को buy कर लेते हैं. Now your homework for me is to find out names of some MNCs that have brought Indian companies or that have purchased Indian companies. ये लोग खरीद लिए हैं at a certain price and now they are running it. So basically they have absorbed the Indian company and made it a foreign company by paying a huge amount while buying it.
अब एमएनसीज क्या रीजंस देखती है इंडिया में अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज़ करने के लिए? यहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं हमारे पास जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन को समझते हैं. इसके अलावा इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज here, and also we have most of the population which are in the age group of 15 to 40, you could say. So it is the working age group, and that is why they are able to provide a lot of customer care services. आप देखोगे in places like Delhi, Gurgaon, Calcutta, etc. you will have a lot of call centers. तो ये call centers क्या हैं? ये कुछ नहीं है. They are catering to the customers that are based abroad, but they are operating from where? From India. Who are the people who are talking in English there? They are the Indians. So that means why they are setting it up here, because it is decreasing their cost by almost 50 to 60%. अगर ये लोग अमेरिकन्स को हायर करने जाए या यूरोपियंस को हायर करने जाए, देयर सैलरीज विल बी मच मोर बिकॉज द एक्सपेंडिचर देयर इज ऑल्सो commensurate with what they earn. So that is why they try to find this loophole in order to enter other markets, maximize their profits while also catering to their customers. So MNCs set up production where it is close to the markets, जहाँ पे skilled unskilled labor भी available हो at low cost, and they also look for government policies. अब मान लीजिए कहीं की government policy ऐसी है जो कि for example local market आपका पूरा die out हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी ले आएगी जिससे इट विल चार्ज 70% सपोज एज टैक्सेशन फॉर सर्टन एरियाज फ्रॉम दी फॉरेन कंपनीज. तो क्या होगा, कंपनीज अब डीमोटिवेटेड हो जाएगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनके लिए सारा से सारा प्रॉफिट विल चैनलाइज इनटू देयर टैक्स दैट दे पे टू दी इंडियन गवर्नमेंट. सो इसीलिए ये लोग की गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए दैट विल एक्चुअली ल्योर देम फ्रॉम एंटरिंग दिस मार्केट्स. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी सच काइंड ऑफ टैक्स जिसके बाद, जिसको पे करने के बाद भी उन लोग के पास सफिशिएंट प्रॉफिट रह सके. So, in fact, many of the top MNCs have wealth that is exceeding the entire budgets of the developing country governments. So, these are huge companies. We can't even comprehend as to what their financial capacity is. और क्योंकि इनके पास इतना wealth होता है, इसीलिए ये कई ज़्यादा policies को influence भी कर पाती हैं और बहुत ज़्यादा power भी exert करती हैं whenever they want to actually go about their business. The another way in which MNCs control production is by placing orders for production with small producers. आप देखोगे there are areas like Garden Reach etc. in कोलकाता, यहाँ से बहुत ज़्यादा शिप वगैरह का काम होता है. ऑल्सो इन सिमिलर एरियाज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो ये जो बिग ब्रांड्स है ये लोग क्या करते हैं, टेक्सटाइल वगैरह की क्लोथ्स, जो जीन्स शर्ट्स ये सब हैं, इनको प्रोड्यूस करवा लेते हैं इंडिया में. देन व्हाट दे डू इज़ ओनली ब्रांडिंग. दे टेक इट, दे ब्रांड इट विद देयर लोगो. मान लीजिए कॉस्ट इनकी 1000 रुपीज़ हुई है फॉर 5 shirts. They will sell one shirt at 1000 rupees. So imagine the surplus, how they market the goods. So it is all on account of their branding. But ये लोग local producers को use करते हैं because they can be you can get their services at very low wages. So this is how they try to maximize their profits and minimize their efforts. MNC's investments is also to buy up local companies and then expand their production. Large MNCs place orders for production with small producers like garments, footwears, etc. And then वो लोग अपने लोगों को लगा करके उसी को 3 times 5 times the price में बेचते हैं. And just because it has that brand, people go and buy it. Although it is produced by the local consumers only or the local producers only. Foreign investment. Now, what is foreign investment? This is the money that comes in from beyond your territory, and this comes in the form of buying land, buying building, machines and other equipment that are required by the MNCs. Why do they make this investment? Because they feel कि इस investment को carry out करने के बाद we will be able to earn a lot of profit. So any investment is made with the hope कि इनके assets double होंगे और इनके profits भी increase होंगी. This is what is the meaning of investment. Investment is when you are trying to put money into something. And foreign, because that money is coming from outside nation, it is coming in a foreign exchange. Now, what are the advantages of local companies? अब जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. Here we will talk about advantages of using local companies.
देखिए, एक तो एमएनसीज की प्रॉफिट हमें क्या हो जाती है कि मान लीजिए ये लोग लोकल बायर्स को या फिर लोकल प्रोड्यूसर्स को अप्रोच भी कर रहे हैं, बट इफ़ दे वांट समथिंग स्पेसिफिक तो ये लोग टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एमएनसी सेटअप किया आईटी हब में ही, तो दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल नो हाउ विद देम विच विल एक्चुअली इनेबल अस टू expand our employment, our scope of earning as well. They bring the latest technology, they bring new machines so that you can produce fast and you can produce more. Then these products are supplied to the MNCs जो इनको अपनी ब्रांडिंग करके फिर कस्टमर्स को बेचते हैं। दे हैव ट्रिमेंडस पावर, इसीलिए प्राइस भी ये लोग डिटरमिन करते हैं, क्वालिटी भी ये लोग अश्योर करते हैं, डिलीवरी का केयर भी ये लोग करते हैं, एंड लेबर कंडीशंस को भी ये लोग मेंटेन करते हैं, इवन डिस्पाइट कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। इंटरैक्टिंग ऑफ एमएनसीज एंड लोकल प्रोड्यूसर्स, एमएनसीज और लोकल प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के टच में किन फॉर्म्स में आते हैं? या तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, या तो ये लोग लोकल कंपनी से कुछ चीज़ों की सप्लाई ले सकते हैं, या तो ये लोग कंपटीशन मोड में भी आ सकते हैं, एंड दे कैन अक्वायर। जब हमने देखा है, वी हैव हर्ड ऑफ टर्म्स लाइक मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेक ओवर्स, जॉइंट वेंचर्स, राइट, जेवीज, टेक ओवर्स। तो ये बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं ऑफ एंटरिंग इनटू द लोकल एरिया। दिस आर सम ऑफ द फॉर्मेट्स दैट यू कैन यूज बेस्ड ऑन वट एवर अग्रीमेंट इज रीच्ड अपॉन between two or more companies. Since earlier times, foreign trade has been connecting different countries. So it results in connecting the markets or integration of markets in different countries. So जब आप globalization की meaning लिखोगे तो आप definitely you will use the word integration. Because what does it do? It assimilates, it integrates, it brings people together, it makes the world a smaller place. क्योंकि with transport already the world became smaller. Now with all the things going to and fro and you having so many options whenever you're going to buy something, handbags लेने जाते हो, you can find a lot of Michael Kors, a lot of Gucci, a lot of other brands that are there, and you can purchase from them. So this way the local markets are also flooded with production that is coming from the abroad nations. So it leads to integration of markets. Similarly, you will find a lot of Indian products that may be going out to the other countries. So it has made the world a smaller place, it has integrated the world, it has connected the markets, it has provided more choices, it has led to more greater technological know-how for the developing nations. They are exerting a strong influence on production at their distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। अब फॉरेन ट्रेड क्या है? इट इज़ अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप अर्न करोगे फॉरेन एक्सचेंज, आप इम्पोर्ट करोगे ज़्यादा तो आप पे करोगे, राइट? योर एक्सपोर्ट्स नीड टू बी मोर देन योर इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू हैव अ BOP सरप्लस। बट अगर आपकी डेफिसिट हो जाती है, दैट मीन्स अगर आपके इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो आप डेफिसिट में चल जाते हो, यू माइट लैंड अप इन अ BOP क्राइसिस, अगर वो बहुत ह्यूज हो जाता है डिफरेंस। And ये integration of markets is a result of what? It is a result of foreign trade. It is a result of trade happening between different nations. जब goods and services एक country से दूसरे country में travel करती हैं तो वो उन दोनों countries को या फिर दो से ज़्यादा countries को connect कर देती हैं. So this is a result of foreign trade. What is the impact on the producer? देखिए, producer के लिए वो impact ऐसा है कि it enlarges their market. आज एक प्रोड्यूसर को आप बोलोगे कि आप सिर्फ इस टेरिटरी में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो तो उनकी कैपेसिटी लिमिटेड हो जाती है, बट नाउ दे आर एबल टू स्प्रेड बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट्स, दे आर एबल टू केटर टू इंटरनेशनल कंज्यूमर्स एंड दे आर एबल टू ब्रिंग अप चॉइसेस दैट माइट बी लाइक्ड बाय द फॉरेन कंज्यूमर्स. सो प्रोड्यूसर्स हैव द ऑप्शन टू सेल देयर गुड्स नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो अराउंड द ग्लोब. How about the consumer? So import of goods produced in another country helps us to expand choice. For example, किसी ने भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आज आपको उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना होगा.
When Maggi was banned, we got a lot of options like having Vai Vai or some Rampam noodles, or you could have some, I don't know exactly, it could be some other noodles. So that is how, Maggi was replaced because we had a lot of options to ourselves. So similarly, even though the product's demand may not die out, but you have ample options that are available on account of the world being globalized, or production and selling being globalized. एंड व्हाट अबाउट द मार्केट, इसमें कंपटीशन इंक्रीज हो जाती है. अगर आप अननेसेसरी कोई प्राइस को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू बॉदर कि कल को वही सेम प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट कोई और दे देगा एट द सेम कॉस्ट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दैट. कंज्यूमर्स नीड्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. सो फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्शन ऑफ मार्केट्स एंड दिस आर द impacts it causes on different segments of the people. What are the factors that have enabled globalization? अब हमने globalization की तो बात कर ली कि ये है क्या, what are the things that we see along with it. Now what are the factors जिसके वजह से ये globalization actually इतना बढ़ा. So एक तो improvement in technology, जैसे जैसे technology बढ़ती गई वैसे वैसे connect करना easy होता गया. People could reach out to people from another segment very easily. Even today, if you're located somewhere, with the help of laptop etc., you can monitor the process that happens in other countries. So with the improvement in technology, everything has been able to take care of. For example, in telecommunications, computers etc., internet services are also changing rapidly. What is globalization? So it is the spread of products, technology, information and jobs across national borders and cultures. Guys, please learn this definition. If you want to include something, do it. But this definition needs to be learned and it needs to be produced in a similar manner that has been given to you. और इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, ये क्या सिर्फ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आई है? नो, डेफिनेटली नॉट. इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन आर ड्रेसिंग पैटर्न. इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन आर कल्चर. आज हम लोग बहुत सारी ऐसी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं विच माइट नॉट बी अकिन टू इंडिया. So it has also opened up cultures, it has also opened up information facilities, while also expanding the economic scope and enlarging the free trade that happens between nations. So globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. MNCs are playing a major role in this globalization process क्योंकि ये MNCs ही एक country में आकर के इस process को facilitate करती हैं. You might have also ventured into the amazing world of internet. It allows us to send distant or instant email, talk, that is voicemail, across the world at negligible cost. Sitting 8,000 miles away, 10,000 miles away, whatever be the case, you're able to connect to people, right? You're able to sit here and also connect to people who may be very far away from you. We have a lot of scope with us in order to facilitate this kind of activities. And when we talk about international trade and globalization, we can't do away without talking about WTO. What is WTO? तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ को मॉनिटर करती है एंड ट्राइज टू इंश्योर कि ये फ्री एंड फेयर रहे फॉर एवरीबडी. तो जो भी WTO के मेंबर्स हैं उनको इनके रूल्स को कंप्लाई करने होते हैं एंड इट ट्राइज टू सी कि जो भी ये फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर कोई बैरियर्स नहीं आए और कुछ भी अगर हार्मफुल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं तो ये उसे रोकती हैं. There should be no trade barriers. It should be free trade between countries. It aims at liberalizing international trade क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था IMF, World Bank, World Trade Organization, these are organizations that feel कि जितना आप अपने वर्ल्ड को ओपन अप करोगे या फिर कंट्री को ओपन अप करोगे, इकोनॉमी को ओपन अप करोगे, उतनी आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी. At present, 164 countries of the world are currently members of the WTO. WTO के बारे में जब आप बाद में पढ़ोगे तो यू विल रीड अबाउट इट्स ग्रीन बॉक्स, यू विल रीड अबाउट इट्स एम्बर बॉक्स. दिस आर ऑल रिलेटेड टू सब्सिडीज दैट आर प्रोवाइडेड. अभी हमें नहीं देखना है बट दिस आर ऑल रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड. इंडियन गुड मेकर्स विल प्रॉस्पर, ये भी देखना होता है. इसके अलावा टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. फॉर एग्जाम्पल आज हमने स्टील के इम्पोर्ट पे अगर टैक्स लगा दिया तो
स्टील दैट इज़ कमिंग इन फ्रॉम चाइना प्रॉबेबली विल नॉट बी एबल टू कम इन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं फॉर चाइना। तो WTO सेज कि until and unless very much required, this kind of barriers are illegal. They should not be able to put it if you have opened up your economy. तो ये बैरियर्स तब यूज़ किए जाते हैं जब गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसकी ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकती है। तो उस केसेस में इनको प्रॉपरली मैनेज एंड मॉनिटर किया जाता है। देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस दैट वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू डू दैट। बट अगर हम लोग अपने मन से किसी चीज़ को रोक दे रहे हैं तो इन दैट केस देयर कैन बी सर्टेन थिंग्स दैट द WTO माइट आस्क यू। Removing barriers or restrictions that are set by the government, that is known as liberalization. Liberalization of foreign trade and foreign investment policies. If Indian government puts a tax on import of goods, then because of the tax, buyers will have to pay a higher price. For example, आपके पास एक बिस्किट की पैकेट 25 रुपीज़ में इम्पोर्ट हो रही है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अब इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दी 10 रुपीज़ की टैक्स इस बिस्किट पे, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट फेल्ट कि इंडिया में जो 25 रुपीज़ की बिस्किट थी वो नहीं बिक रही है। सो नाउ व्हाट हैपन्स इज 35 रुपीज़ यू विल हैव टू पे फॉर इम्पोर्टिंग दिस बिस्किट फ्रॉम चाइना। तो इसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, द कस्टमर सर्विसेज विल गो डाउन, द कस्टमर डिमांड्स विल गो डाउन एंड प्रॉबेबली दे विल स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट. As a result, these people today enjoy much higher standards of living than was possible earlier. So as a result of globalization, बहुत ज़्यादा consumer choices आ गई हैं and that is why it is giving us a higher standard of life as well. They have increased their investments in India over the past 20 years क्योंकि ये investments इनके लिए beneficial हुए हैं. What are the impacts of globalization in India? Globalization and greater competition has been of advantage. There is greater choice before these consumers who enjoy improved quality and lower prices for several products. MNCs have been interested in industries जैसे कि cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, banking services, etc. in urban areas. नाउ ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रियलिटी, लेकिन अब हमें एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन वी मेक इट मोर फेयर? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन से रिच हैव गॉटन रिचर बट सम पुअर पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिकॉज दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड दे आर ऑल्सो फेसिंग एम्प्लॉयमेंट इशूज़. सो अब ये बात है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ गुड इफ़ वी यूटिलाइज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी. तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है जो कि सबको बेनिफिट करे एंड ऐसा देखना है कि ग्लोबलाइजेशन में ऐसी प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करें जिससे किसी को परेशानी नहीं बल्कि कोई हेल्प हो. Globalization has also enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. तो बहुत सारी छोटी कंपनीज थी लेकिन with the help of joint ventures, with the help of MNC technology etc. आज वो MNCs बन गई हैं. तो definitely it has helped India as well. Ranbaxy जो कि medicines में हम लोग देखते हैं, Infosys, IT Hub, Tata Motors for automobiles, Asian Paints etc. These have become very very huge companies and they have become multinationals themselves. इनके ऑपरेशंस आप डिफरेंट कंट्रीज में भी देखोगे although they are Indian companies. So globalization has created new opportunities for many people. It has wiped away opportunities for a lot of people. तो इसीलिए अब हमें ये इंश्योर करना है कि globalization should be more fair. Everybody should benefit out of it, not only people with education, skill and wealth. People who are lacking this kind of facilities, उनके लिए भी सोच करके हमें उन अरीनाज में काम करना पड़ेगा. So what can be done? Government has to play a role. It must bring out such policies that not only protect the rich and powerful people, but it must see that all the people of the country are catered to. इन लोग को ये देखना होगा कि लेबर लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, जो भी वर्कर की राइट्स है वो उन्हें मिल रही हैं. अगर कहीं पे ज़रूरत हो किसी चीज़ में, अगर हमें दिख रहा है कि भाई कोई एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि पूरी डाई आउट कर गई है, लोकल इंडस्ट्री, एंड बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट से थ्रो अवे हो गए हैं, देन डेफिनेटली इट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स. इट कैन कीप अवे द फॉरेन प्लेयर्स फ्रॉम द मार्केट सो एज टू बूस्ट अप इट्स ओन मार्केट. इट कैन ऑल्सो नेगोशिएट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इन्हें लगे कि इनके गुड्स पे कोई इम्पोर्ट टैक्सेस वगैरह लगा दिए जा रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट their goods. So it can ask WTO to frame fairer rules. It can also come together with other developing countries who share similar interest ताकि अगर developed countries इन लोग को dominate करे तो ये लोग एकजुट होकर के उनसे fight कर सके because their interests are the same.
So, this is all about globalization. It's a very simple chapter, I told you. You can relate it to your day to day lives. You will find ample examples. And I hope we have done thoroughly this chapter. कुछ भी doubts होते हैं, please reach out in the comment section. I'll see you with the important question that we have from this chapter in the chapter wise explanation. Thank you so much for staying connected, and all the very best, guys. We'll see you soon. Bye bye.